हेलो नमस्कार बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग। और आपकी स्पेशल डिमांड पे जो हमारे बीएससी नर्सिंग 8 सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए एक खास टॉपिक है, या फिर बात कर सकते हैं जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से बार बार जो चीज़ें अपडेट होती हैं वहाँ से एक खास टॉपिक है जिसका नाम है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल का मतलब बच्चे हमारे इंडिया के लेवल पे कौन कौन से प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं जिसको हमने नेशनल बोला है, और ऐसे प्रोग्राम जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे बात करें एस्टेब्लिशमेंट किए जाते हैं उनको हमने इंटरनेशनल हेल्थ प्रोग्राम बोला गया है। तो अपन सिर्फ आज बात करेंगे जो हमारे नेशनल हमारे भारत देश से कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमारे हित में कहीं काम आने वाले हैं। ठीक है ना। तो क्लास बड़ी खास रहने वाली है, बस लगातार अपने आप को ऐसे ही बरकरार रखना, चीज़ों के साथ जोड़ के रखना। सबसे बड़ी जो बात है बच्चे वो हमारी रहेगी हेल्थ मिशन से, जिसको बोल सकता हूँ मैं एनएचएम के बारे में बता रहा हूँ भाई। मोस्टली जो हमारे प्रोग्राम है वो हमारे यहीं से स्टार्ट किए गए हैं, एनएचएम के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं। और जब भी मैं एनएचएम की बात करता हूँ कि सर एनएचएम आया कब बच्चे, तो एनएचएम सबसे पहले 2005 में इसको लाया गया। कब लाया गया? 2005 में। और इस एनएचएम का मतलब फुल फॉर्म क्या है, इसको बोल सकते हैं मिशन एंड नेशनल हेल्थ मिशन नाम से बोला गया है। अब सर इस नेशनल हेल्थ मिशन में कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि हमारे इंडिया लेवल पे स्टार्ट किए गए हैं और कहीं के डिजीज को कम करने के लिए और हमारी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए मेन रोल निभाने वाले हैं, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात बताता हूं बच्चे कि अपन पढ़ेंगे रोड मैप। रोड मैप का मतलब है कि आज की क्लास में अपन कौन कौन सी चीजें डिस्कस करेंगे और वो चीजें क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो वो सारी बातें सुन लेना। सारे के सारे जो एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी आपके प्रोग्राम हैं सारे के सारे बता के जाऊंगा। पहला रहेगा बच्चे जिसको बोल सकते हैं नेशनल हेल्थ मिशन। सेकंड रहेगा जिसको बोल सकता हूं कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। कम्युनिकेबल की बात करें ऐसी डिजीज जो पर्सन टू पर्सन फैलती हो, और डिजीज को स्प्रेड होने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है जो आप रहने वाली है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर। और जब भी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड को अपन पढ़ते हैं वहां पे एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, वो आगे डिस्कस करेंगे। अब कम्युनिकेबल डिजीज में कौन कौन से प्रोग्राम है जो मेनली कम्युनिकेबल डिजीज के लिए बनाए गए हैं। सबसे पहले बच्चे जिसको मैं बोल सकता हूं नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम एनटीईपी। एनटीईपी कब घोषित किया गया बच्चे, इसको 2020 के अंदर है, और सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया था 1962 में। सारी बातें बताऊंगा आगे, बस लगातार बने रहना, अपने आप को मोटिवेट करते रखना। उसके बाद बात करेंगे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एनएसीपी कब आया। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चे नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये आपका कब आया, ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे नेशनल लेप्रोसी एजुकेशन प्रोग्राम। 1983 में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया, इस पे बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे कम्युनिकेबल डिजीज से रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें कि सर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से कौन कौन से प्रोग्राम रहेंगे। तो नॉन कम्युनिकेबल की बात आती है तो सबसे पहले नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर, स्ट्रोक, ये सारे के सारे आपके एक ही प्रोग्राम के अंदर रहने वाले हैं जिसको बोल सकता हूं NPCDCS। समझ में आ रहा है बच्चे। चलो अब अगली बात करें सर और कौन सा है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी आपका इसी के अंदर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट बात करें मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम भी आपका इसी के अंदर काउंट किया गया है। अब जो मैटरनल एंड चाइल्ड है इसमें कौन कौन से प्रोग्राम आ सकते हैं, थोड़ा उस पर गौर फरमाते हैं। पहला है जिसको बोल सकता हूं बच्चे रमचा। रमचा, हाँ जी, बड़ा खास प्रोग्राम है। रमचा का मतलब क्या है, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम नाम से इसको जाना जाता है। और जब भी इसके बारे में पूछा जाएगा तो आपको बता के आना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है और चीजों को बताना है। ओके, चलो आगे और बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चे जिसका नाम है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। अब नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को मैं क्या एनएचएम बोल सकता हूं क्या, बिल्कुल बोल सकता हूं बच्चे, इसको मैंने एनएचएम बोला है। और एनएचएम की जब भी बात आती है कि सबसे पहले एनएचएम आया कब, तो आने की बात आए इसको 2005 में इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया था,
पहले इसका नाम था बच्चे एनएचएम, और एनएचएम के अंदर दो प्रोग्राम इंक्लूड किए गए। पहला जिसको बोल सकता हूं बच्चे एनआरएचएम, और दूसरा जो रहेगा जिसको बोल सकता हूं एनयूएचएम। अब से ये दोनों प्रोग्राम हैं आपके एनएचएम के अंदर इंक्लूड किए गए। तो इन प्रोग्राम में हमें को क्या 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 देखने को मिला, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं 2005, बिल्कुल सही है। और इन 2005 में एनआरएचएम कब आया? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात करें, इसको 2005 में स्टार्ट किया गया, ठीक है। एनएचएम और एनआरएचएम दोनों की जो डेट है, दोनों का जो टाइम है वो 2005 ही रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें एनयूएचएम कब आया, तो एनयूएचएम को बच्चे लाया गया 2013 के अंदर, और जिसका नाम है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन नाम रखा गया। जैसे गांव की हमें हेल्थ व्यवस्था को इंप्रूव करना है, उसी प्रकार हमें शहरों की भी जो हेल्थ व्यवस्था उसको इंप्रूव करना है, उसके लिए एनयूएचएम को लाया गया। समझ में आया क्या भाई? आ गया। अब बात करते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले मेन फोकस क्या है बच्चे, तो मेन फोकस बच्चे रहने वाला आपका प्रिवेंट करता है, किससे? प्रिवेंट एंड कंट्रोल करता है डिजीज से। सेकंड आपका प्रमोट हेल्थ, ठीक है। थर्ड बात करें प्रोवाइड एक्सेसिबल हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल। ये 3 पॉइंट हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, और तीनों कहीं कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जब भी आपसे एनएचएम के बारे में पूछा जाए तो बताना है डिजीज से कंट्रोल करता है, हेल्थ से प्रमोट करता है, नेक्स्ट बात करें प्रोवाइड करता है हेल्थ केयर सर्विसेज को सभी के लिए। समझ गए क्या भाई? चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद पूछा जाए सर इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव बात करें यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्वल अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर। इस लाइन का मतलब क्या बच्चे? इस लाइन का मतलब है कि यहाँ पे अपन यूनिवर्सल इक्विटेबल का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपकी हेल्थ सर्विसेज है गांव और शहरों में दोनों में बराबर देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट बात करें अफोर्डेबल, यहाँ पे आपकी जो बात करें मिनिमम कॉस्ट के अंदर उनको अच्छी केयर मिल सके और क्वालिटी हेल्थ केयर मिल सके, वहां पे अच्छी केयर देखने को मिले, इसका मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया है। नेक्स्ट बात करता हूं कंपोनेंट्स कौन कौन से बच्चे। पहला है जिसको बोल सकता हूं एनआरएचएम, ठीक है। दूसरा आपका एनयूएचएम, ठीक है। दोनों मैंने बता दिया है, ये आपका 2005 में आया और ये वाला बच्चे हमें देखने को मिला 2013 के अंदर। दोनों के दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, ध्यान से पढ़ लेना एक बार। समझ में आया क्या भाई? आ गया है। एनआरएचएम का मेन फोकस कहां पे था, इन दोनों के बारे में और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एनआरएचएम का मेन फोकस है गांव में, विलेज में और रिमोटेड एरिया में। रिमोटेड का मतलब है ऐसे एरिया, जैसे हमारे गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आज कहीं रह रहे हैं, कल कहीं रह रहे हैं, रिमोटेड एरिया वो वाले होते हैं। नेक्स्ट बात करें आशा वर्कर एंड सब सेंटर पीएससी सीएचसी, ठीक है ना। तो ये भी कहीं कहीं एनआरएचएम के अंडर में आने वाला है। उसके बाद एनयूएचएम अर्बन की बात करता हूं। फोकस ऑन स्लम्स पॉपुलेशन पे काम किया गया, और जब भी स्लम्स पॉपुलेशन की बात आती है तो स्लम्स पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है कहां पे? अर्बन के अंदर। समझ गए क्या? समझ गए सर। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर यूपीएससी। तो दोनों के दोनों मैंने बताए हैं कि आपको यहां पे सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है एनएचएम और एनयूएचएम। एनएचएम आपका गांव में, सब सेंटर पे, पीएससी पे, सीएससी पे, और ये आपका यूपीएससी पे आपकी प्रोवाइड करवाता है हेल्थ सर्विसेज, ठीक है ना। समझ में आया भाई यहां तक? चलो उसके बाद बात करते हैं कि एनएचएम के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, किन किन पे काम करता है। पहली मैं बात करता हूं बच्चे सबसे पहले मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पे। हाँ जी, जच्चा एंड बच्चा दोनों को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करवानी है, जिससे क्या हो सकता है आपका आईएमआर एंड दूसरी बात करूं एमएमआर, दोनों की दोनों हमें क्या मिले? डिक्रीज देखने को मिले। और डिक्रीज मिलेगी तो कहीं कहीं हमारा हेल्थ का स्टेटस क्या होगा बच्चे? हेल्थ का स्टेटस हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। और मेन खेल यही है, इसी के लिए सब कुछ किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करें इम्यूनाइजेशन। यदि अपन वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज से बचाते हैं, टू प्रोवाइड वैक्सीन,
ठीक है ना, वैक्सीन के थ्रू, तो कहीं कहीं वो भी हमारे लिए बेनिफिट रहने वाला है, एनएचएम के अंदर आने वाला है। थर्ड बात करें डिजीज कंट्रोल, यहां पे कैसे कैसे हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवा के, हेल्थ एजुकेशन, या फिर दूसरा जो वर्ड यूज करते हैं अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन, ये दोनों के दोनों पॉइंट है जिसके माध्यम से अपन डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे आशा वर्कर रोल। अब जो आशा है मेन रोल इसका रहता है भाई साहब गांव के अंदर, आशा बहन जी की बातें कर रहा हूं। और आशा का रोल की जब भी बात करें कि सर आशा वहां करेगी क्या क्या प्रोवाइड करवाएगी, तो भाई साहब आशा का मेन रोल रहता है यहाँ पे आपकी एएनसी विजिट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, हेल्थ एजुकेशन देना, ये सब चीजें हैं। जब आशा की बात करें कि सर आशा को कितनी पॉपुलेशन पे रखा गया है, 1000 पॉपुलेशन कवर करती है। सारे क्वेश्चन बता के जाऊंगा भाई। 1000 पॉपुलेशन आप क्या करती है, कवर करती है। कौन करती है, आशा बहन जी। उसके बाद फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग भी आपका एनएचएम के अंदर आता है, जहां पे मेन पर्पज क्या है आपका, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्रमोट, सारे पॉइंट बता के जाऊंगा कहां से क्या क्या बातें बन सकती हैं, कौन कौन सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें फ्री ड्रग एंड डिस डायग्नोस्टिक, जैसे कोई टीबी का पेशेंट है उसका फ्री कर रखा है, एटीटी प्रोवाइड करवानी वो भी फ्री है। तो सारे के सारे जो मैंने बताया है ये एनएचएम की सर्विसेज है और जो कहीं कहीं हमें ध्यान रखनी है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूं बच्चे कि स्ट्रेटजीज कौन कौन सी है, कहां कहां पे काम करता आपका। पहला है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब है कि हमें लोकल हेल्थ प्लानिंग को और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचाना है। समझ रहे क्या, जैसे अपन ने लोगों में गांव वाले बच्चों को समझाया, लोगों को समझाया कि भाई आपको आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा रखना है। यदि वहां पे सब लोग समझदार हैं, बातें समझते हैं, चीजें सही रहने वाली हैं, तो कहीं न कहीं हमारे लिए आगे उसका बेटर बेनिफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। सेकंड बात करें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करें, यहां पे आपकी आशा आती है जो मैंने आपको भी बताया है, जिसका नाम है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है ना। एक्टिविस्ट का मतलब होता है बच्चे, ये आपकी एक तरह से कार्यकर्ता की तरह काम करती है, कार्यकर्ता, समझ गए क्या, इसीलिए इसको बोलते हैं आशा, ठीक है ना। नेक्स्ट है विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी, ये भी भाई साहब काफी रोल निभाती है जब बात आती है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की। थर्ड बात करता हूं स्ट्रेंथिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसे मेन रोल रहता है। जैसे कोई भी वैक्सीन अपन ने दी सब सेंटर पे, ठीक है, हमने बोला कि इस वैक्सीन को आपको प्रोवाइड करवानी है। जैसे मान लो कोई वैक्सीन है, अपन बात करते हैं कोल्ड चेन मेंटेन की, जहां पे आपको पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। मैं यहां लिख रहा हूं कोल्ड चेन मेंटेन। कोल्ड चेन मेंटेन का मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमें बात करें सबसे पहले आपकी कहां पे कंपनी में बात कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे आपकी वैक्सीन बन रही है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं उसके बाद आपकी स्टेट लेवल पे, बिल्कुल सही बात है क्या भाई। उसके बाद बात करता हूं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद बात करता हूं मैं आपका सीएससी पे, उसके बाद बात करता हूं पीएससी पे, उसके बाद बात करता हूं मैं सब सेंटर पे, और उसके बाद मैं बात करता हूं सब सेंटर पे, उसके बाद मैं बात करता हूं पेशेंट पे या फिर साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमने इस तरीके से क्या किया है, कहीं न कहीं हमारी स्ट्रेंथिंग करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसको मजबूत किया है। समझ गए क्या। सेम उसी प्रकार देख लो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीएससी, सीएससी पीएससी, पीएससी सब सेंटर।
एक चैन है, इस चैन के माध्यम से अपन लोगों को वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं या फिर कहीं न कहीं अपन उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कहीं न कहीं उसको आगे नेक्स्ट लेवल तक लोगों की जो हेल्थ है उसमें अच्छा बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। इसके बाद मैं बात करता हूं और है कि ह्यूमन रिसोर्सेज, जब भी बात आती है मैन पावर की, ये मैन पावर है भाई, है ना, मैन पावर की बात करता हूं। मैन पावर में हमें कोई भी प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है, मैन पावर की जरूरत पड़ती है। और मैन पावर में डॉक्टर्स आ सकते हैं, नर्सेज आ सकती हैं, एएनएम आ सकती हैं, ठीक है ना, ये सब चीजें आपके इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं, तो ये भी इसकी स्ट्रेंथिंग रहने वाली है। अगली बात करें एनएचएम का, नेक्स्ट है इंटर सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन। अब इंटर सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, यदि अपन अलग अलग प्रकार से अलग अलग सेक्टर को कनेक्टेड करेंगे, जैसे हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले न्यूट्रिशन, खान पान, ठीक है, खान पान के बाद कहीं कहीं आपका सैनिटेशन, आप अच्छा खा रहे हैं लेकिन सही जगह नहीं रह रहे तो वो आपके लिए कहीं कहीं घातक रह सकता है। उसके बाद आपको एजुकेशन, इंटीग्रेशन, ये सारे पॉइंट आपको एनएचएम की स्ट्रेंथिंग के अंदर लिख के आने हैं। समझ गए क्या भाई? चलो उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है बच्चे कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। एनएचएम कंप्लीट हो चुका है, अब पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है, ऐसी डिजीज जो पर्सन टू पर्सन फैलती हो उसको हमने कम्युनिकेबल डिजीज बोला है। क्या कम्युनिकेबल डिजीज, कितनी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, 6 फीट से ज्यादा यदि कोई भी पर्सन खड़ा है तो उसमें कम्युनिकेबल डिजीज होने के कम से कम चांसेस हैं। मिनिमम आपकी 6 फीट तो होनी चाहिए कि 6 फीट तक यदि अब वहां पे कोई आदमी आपके आसपास खड़ा है तो उसमें कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है, पर्सन टू पर्सन देखने को मिलती है। ओके, तो कम्युनिकेबल डिजीज में सबसे पहले प्रोग्राम लाया गया बच्चे, जिसका नाम है आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लेना, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को कब स्टार्ट किया गया? 2020 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया। इससे पहले की कहानी क्या है सुन लेना भाई, इसके पहले की कहानी मैं आपको इसी बोर्ड पे बताऊंगा नए तरीके से, सुन के जाना। जब भी बात आती है नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, एनटीसीपी बोलते हैं इसको, है ना, बी हटा दो बीच में से, ऐसे लिखो इसको, एनटीसीपी, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। सबसे पहले कब आया बच्चे? तो सबसे पहले की बात आती है, इसको स्टार्ट किया गया 1962 में, ठीक है, जहां पे ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट देखने को मिले और ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट थे तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रोग्राम चलाया गया, जिसको बोल सकते हैं नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। उसके बाद इसको वापस रिवाइज किया गया 1992 में, जिसका नाम रखा गया रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, RNTCP। और RNTCP की जब भी बात आती है तो इसको कब किया गया बता सकते हैं? 1992 के अंदर। तो ये दोनों पॉइंट क्या आपको याद हो गए? क्या हो गए हैं? अब इसके बाद इनका पेट भरा नहीं भाई, वापस से इन्होंने रिवाइज किया, जिसका नाम रखा गया बच्चे RNTCP प्लस डॉट थेरेपी। और ये कब किया गया? ये ऐसा मामला इन्होंने कब किया बता सकते हैं? ये आपका किया गया बच्चे 1997 में, 1997 में। अब डोज थेरेपी क्या बच्चे? तो डोज थेरेपी की बात सुन लेना, मैं यही लिख देता हूं ताकि आप भूले नहीं इस चीज को, बार बार पढ़ें, और पढ़ोगे तो बिल्कुल याद होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। इसको मैं बोल सकता हूं बच्चे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है, ये आपकी डोज थेरेपी का फुल फॉर्म रहने वाला है। समझ में आया क्या भाई? तो आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, जो आपके लिए मैंने बताया है, सारी चीजें आपको कहीं कहीं ध्यान रखनी है। इसके बाद
इनका अभी भी मामला ठीक नहीं हुआ है। इन्होंने बोला कि ऐसा किया जाए कि एक बार वापस रिवाइज किया गए, फिर वापस रिवाइज किया गया, जिसको बोल सकते हैं नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP। और NTEP कब किया गया? 2020 के अंदर। और इसके साथ एक चीज जोड़ी गई बच्चे, जिसको बोल सकता हूं कि जो आपकी डोज थेरेपी थी ना, उसका जो टाइम ड्यूरेशन को इन्होंने बोला कि 6 महीने तक आपको लेना है। समझ गए क्या? तो ये पॉइंट भी आपका कहीं न कहीं रोल निभाएगा। तो पढ़ लेना, जो भी चीजें बता रहा हूं सारी आपके लिए काम की हैं, क्योंकि भाई पढ़ेगा वही जो आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। तो प्रोग्राम तो आपके सामने बता दिया मैंने। अब डोज थेरेपी आपकी 2 प्रकार से प्रोवाइड करवाई जाती है। एक ऐसी जिसको मैंने बच्चे बोला है इंसेंटिव फेज IP और CP। इंटेंसिव फेज का टाइम ड्यूरेशन 2 महीने का होता है और CP फेज का टाइम ड्यूरेशन आपका 4 महीने का होता है। ठीक है ना? अब ये सब चीजें थी जो आपने आपको बताई हैं। अब सर ये जो गोल क्या था इसका मेन गोल था कि हमें क्या करना है, TB को कोई भी हाल में यहां से एलिमिनेशन करना है 2025 तक। लेकिन इंडिया के अंदर कहां पे? इंडिया के अंदर 60% लोग ऐसे हैं 60% लोग ऐसे हैं जो अभी भी TB कैरियर स्टेज में है, कैरियर स्टेज के अंदर हैं। समझ गए क्या जी? की पॉइंट की बात करें यहाँ पे, डॉट स्ट्रेटजी, फ्री डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट, नक्शे पोर्टल ट्रैकिंग। ये नक्शे क्या होती है भाई साहब? एक ऐप है जिसके माध्यम से अपन ट्रैकिंग कर सकते हैं कि किन किन लोगों को ट्रीटमेंट पूरा जा चुका है, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट बीच में ब्रेकडाउन कर दिया है। और जब भी TB के ट्रीटमेंट की बात आती है तो आपको सीधी सीधी एक बात पता है कि बात ये बच्चे है कि मान लो आपने ड्रग ली है 6 महीने की और आपको 10 दिन बाद आपने ब्रेक कर दी, तो वापस से शुरू से ट्रीटमेंट कोर्स करना होता है, चाहे आप 4 महीने की ले लो। उसके बाद फॉर्म ऑन द RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, कब किया गया? 1992 में, ध्यान रखना। और 2020 में इसका नाम रखा गया NTEP नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है ना? 2017 में एक प्लान चलाया गया 2017 से 25 तक, की बोला कि हमने इसको कैसे कैसे करके एलिमिनेट करना है, इडिकेट करना है। इडिकेट करने की बात है, सबसे पहले इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमें अर्ली डिटेक्शन ऑफ TB केसेज, कि हमें लोगों की जांच करनी है, अर्ली डिटेक्शन करना है ताकि TB केस कम से कम देखने को मिल सके। सेकेंड बात करें, यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। थर्ड बात करें, रिड्यूस TB मोर्टेलिटी एंड ट्रांसमिशन। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, प्रिवेंट ड्रग रेसिस्टेंट TB। मोस्टली यहाँ पे एक ड्रग होती है जिसको मैं बोल सकता हूँ रिफार्मसिन। रिफार्मसिन इस ड्रग की हमें देखने को मिलती है, क्या बोल सकते हैं, रेसिस्टेंस। इससे होता क्या है, इसका जो साइड इफेक्ट है ना बच्चे, वो आपको देखने को मिलेगा रेड ऑरेंज कलर यूरिन। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जितने भी मैं लिखा रहा हूं सारे के सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। डायग्नोसिस की मैं बात करता हूं, यहां पे स्पुटम माइक्रोस्कोपी करवाना है, ठीक है। और आपका कंफर्मेटरी टेस्ट की मैं बात करता हूं कि कंफर्मेटरी कौन सा है, तो भाई साहब ये आपका रहने वाला है गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट भी बोला गया इसको, समझ गए क्या। नेक्स्ट है CB नेट, जिसको कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्फीटेसिन B नाम से किया जाता है। इसके अंदर आपकी जेड हैंड टेक्निक यूज की जाती है। चेस्ट एक्सरे, और लास्ट बात करें रैपिड मोलिकुलर टेस्ट, जिसको मैं बोल सकता हूं, इसको बोलते हैं RDT, रैपिड डिटेक्शन टेस्ट भी बोला गया है। और जब रैपिड डिटेक्शन टेस्ट की बात आती है तो सबसे पहले इसको लाया गया साथियों 2005 में, सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ध्यान से पढ़ना इनको, क्या मेन रोल लेने वाला है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट अपन डोज थेरेपी यूज करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्टकट। सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया इसको,
तो स्टार्ट की जब भी बात आए तो इसको स्टार्ट किया गया 1997 में। कब किया गया? 1997 में डोज थेरेपी को स्टार्ट किया गया। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं ड्रग। सेकंड है ट्रीटमेंट कैटेगरी स्पेसिफाइड। सबसे पहले ड्रग सेंसिटिव टीबी की बात करें, स्टैंडर्ड एटीटी रिगमेन यूज करते हैं यहाँ पे, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी बोला जाता है जिसको। सेकंड बात करें ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, जिसमें आपका एमडीआर एक्सडीआर हो सकता है, यहाँ पे स्पेशल लॉन्गर रेजिमेन यूज किया जाता है। एमडीआर को बोलते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो स्पेशली आपको पकड़ के रखना है। नेक्स्ट है बच्चे निक्स पोर्टल। ये क्या है? ऑनलाइन टीबी पेशेंट ट्रैकिंग सिस्टम है, जिसके माध्यम से अपन पेशेंट का जो बात करें उसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। एंश्योर फॉलो अप द ट्रीटमेंट एंड एडहेरेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चे निक्से पोषण योजना। अभी निक्से पोषण योजना क्या है? जो कोई भी मरीज है जो ट्यूबरकुलोसिस का है और ट्यूबरकुलोसिस के मरीज को 500 रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जिसका नाम रखा गया है निक्से पोषण योजना। इसके तहत फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है, मैंने बताया आपको, फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर टीबी पेशेंट। यहां पे आपको पता है हाई प्रोटीन लेना पड़ता है, हाई प्रोटीन डाइट यूज करते हैं, ठीक है ना। और 500 रुपए आपका वहां पे निक्से पोषण योजना के तहत बढ़ाया जाता है। समझ गए क्या भाई? चलो उसके बाद प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। सबसे पहले आपको पता है टीबी को बचाने के लिए या फिर टीबी से प्रिवेंट करने के लिए अपन टीबी प्रिवेंट की बात करता हूं मैं, कौन सी वैक्सीन यूज करते हैं? बीसीजी वैक्सीन यूज करते हैं। अब बीसीजी वैक्सीन कौन सी टीबी को प्रोटेक्ट करती है? तो भाई साहब बात करें पल्मोनरी टीबी की मैं बात करता हूं, तो पल्मोनरी टीबी आपकी करती है बच्चे 40%। यहां पे मैं बात करता हूं एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो आपकी टीबी उसको सपोर्ट करने वाली है 60%। और थर्ड में बात करता हूं बच्चे लेप्रोसी का आपका 20% आपका कवर करने वाली है, क्योंकि इन तीनों का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसको जो तीनों का जो वायरस है, बैक्टीरिया है, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम। अब माइकोबैक्टीरियम की बात करें तो इसमें रहने वाला है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ठीक है ना। इसका क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ठीक है ना। बाकी उसके लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। समझ गए क्या? इसीलिए समझाने का प्रयास है कि ताकि आप सारी बातों को समझ सकें, इसका मेन मकसद क्या रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स, लास्ट है हेल्थ एजुकेशन। ये सारे पॉइंट हैं, कहीं कहीं अपन इससे क्या हो सकते हैं, प्रिवेंट हो सकते हैं। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, कहां से क्या क्या देखने को मिल सकता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नर्सिंग रोल के क्या भाई? नर्सिंग रोल जब भी टीबी की बात आए तो आइडेंटिफाई टीबी सिम्टम, कफ आपके 2 वीक से ज्यादा देखने को मिले, फीवर, स्वेट, वेट लॉस देखने को मिले। वेट लॉस कितना? तो वेट लॉस आपका रहने वाला है यदि मोर देन 10% से ज्यादा हमें देखने को मिलता है, किससे? टोटल बॉडी से, तो कहीं कहीं आपका इंडिकेशन कर रहा है। नेक्स्ट बात करें कलेक्ट स्पुटम सैंपल प्रॉपरली। यहाँ पे अपन 2 सैंपल लेते हैं, एक अपन अर्ली मॉर्निंग लेते हैं, दूसरा आपका नेक्स्ट डे लिया जाता है। उसके बाद पेशेंट काउंसलिंग, नॉट डिफरेंटलेटिंग। इसका मतलब क्या है? पेशेंट को काउंसलिंग करना है कि टीबी से कोई आदमी यदि अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट ले लेता है तो घबराने की बात नहीं है, नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन है, ठीक हो सकता है। मेंटेन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। आप पेशेंट का जो कार्ड बनता है, इसके अंदर कार्ड में अपन चढ़ाते हैं कि पेशेंट को अपन ने अब की बार इतने दिन का ट्रीटमेंट दे दिया है। अब उस ट्रीटमेंट के माध्यम से यदि आप उसको अच्छे से समझा पा रहे हैं और जो रिकॉर्ड और रिपोर्ट दोनों मेंटेन कर पा रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है कि नेक्स्ट टाइम आपके पास मरीज आए तो उसे पूछना नहीं पड़ेगी कब ले गया, बोलोगे लाओ भाई कार्ड दिखा दो एक बार,
उसके बाद बात करें एजुकेट अबाउट इन्फेक्शन कंट्रोल, इनको बताना है कि यदि आपको पल्मोनरी टीबी है तो पर्सन टू पर्सन फैलती है, यदि एक्स्ट्रा पल्मोनरी है तो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलेगी, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट बात करता हूं मैं सेकंड है बच्चे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। एड्स की बात करें कि सर सबसे पहले इसको लॉन्च कब किया गया, 1992 में स्टार्ट किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर इंप्लीमेंटेड बाय नाको बोल सकते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इसको आगे पढ़ाया गया, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मेन फोकस है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ HIV एंड एड्स। अब HIV और एड्स की बात आती है कि सर HIV कब हो जाता है, कि सर HIV को मैं बोल सकता हूं यहां पे एक आपका रहने वाला है HIV, दूसरा आपका रहेगा एड्स। HIV की फुल फॉर्म क्या है, HIV फुल फॉर्म रहने वाली बच्चे ह्यूमन इम्यूनोवायरस। ठीक है, दूसरी बात करता हूं एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जब सिंड्रोम की बात आती है तो सिंड्रोम का सीधा सीधा मकसद है कि यहां पे क्या हो सकते हैं, मल्टीपल सिम्टम देखने को मिलेंगे। समझ गए क्या, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कहीं कहीं ध्यान रखना है। इसमें होता क्या है, जब भी HIV की बात आती है तो यहाँ पे आपकी दो प्रकार की सेल होती है, एक को बोलते हैं CD4, एक को बोलते हैं CD8 सेल। ये दोनों प्रकार की सेल क्या हो जाती है, ये तो आपकी लेस देन 200 से कम देखने को मिलती है, और ये वाली आपकी 300 से लेके 800 तक देखने को मिलती हैं, जिसको अपने CD8 सेल बोला है। ये नॉर्मल है, इससे यदि ज़्यादा हो जाती है तो अपन इसको बोल सकते हैं, यदि आपकी इससे कम हो जाती है तो अपन इसको CD4 काउंट में सेल करने वाले हैं। समझ गए क्या भाई, गोल क्या है, रिड्यूस न्यू HIV इन्फेक्शन। जितने भी आपके नए इन्फेक्शन हैं, एड्स के पेशेंट हैं, हमें उनको कम करना है। कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर वहां पे काउंसलिंग करके, ठीक है ना। और ये जो एक कंट्रोल HIV एड्स प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत अपन इसको कम कर सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं, नेक्स्ट है बच्चे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ये वही है जो भी बता रहा हूं मैं ना। तो इसका जो अपन प्रिवेंट HIV से ट्रांसमिशन करते हैं, नेक्स्ट उससे आगे है प्रोवाइड, इसके लिए अपन करवाते हैं ART, एंटी रेट्रोवायल थेरेपी। ठीक है ना, ये प्रोवाइड करवाते हैं। सर्विसेज की बात करें, HIV टेस्टिंग एंड काउंसलिंग, ठीक है ना। सेकंड बात करूं बच्चे ART सेंटर्स जो होते हैं वहां पे। थर्ड बात करूं अवेयरनेस प्रोग्राम। ये सारे के सारे ऐसे हैं जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत स्टार्ट किए गए हैं, सर्विसेज जो इसके अंदर रहने वाली हैं। अब इसको अलग अलग फेज में स्टार्ट किया गया है, सबसे पहले लेके और 2000 लास्ट अभी मतलब चल रहा है 2025-26, यहां तक क्या क्या चेंज किया गया। पहली बात करता हूं बच्चे नाको, NACP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। सबसे पहले 1992 से 1999 तक इसको स्टार्ट किया गया था। इसके तहत अवेयरनेस एंड ब्लड सेफ्टी का मेन ध्यान रखा गया था, यह भी ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करता हूं बच्चे NACP सेकेंड फेज के अंदर। सेकेंड फेज की मैं बात करूं, इस फेज के अंदर 1999 से 2006 तक का टाइम रखा गया। इस टाइम के अंदर बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन स्टार्ट किया गया, स्ट्रेंथिंग इंटरवेंशन स्टार्ट किया गया। थर्ड बात करें तो आपकी थर्ड फेज, इस फेज के अकॉर्डिंग 2007 से लेकर 2012 तक इस फेज के तहत टारगेटेड किया गया इंटरवेंशन। हाई रिस्क जो ग्रुप है ना, उनके लिए हाई रिस्क ग्रुप कौन से हो सकते हैं, जैसे आपके बात करें सेक्स वर्कर, ठीक है ना, उनकी बात कर रहा हूं। नेक्स्ट है बच्चे ART स्केल अप, कि जो ART है उसका स्केल अप किया जाए, लोगों को अच्छे समझाया जाए उसके बारे में, तो इसको भी स्टार्ट किया गया।
नेक्स्ट बात करें NACP 4, जो आपकी फोर्थ फेज है, कैसी है, फोर्थ फेज है। तो फोर्थ फेज के अंदर क्या स्टार्ट किया गया, एक्सटेंड किया गया। यह आपकी रही 2012 से लेके 2017 तक। इसके अंदर काउंसलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी, और सेकंड बात करें गोल इसका जीरो न्यू इन्फेक्शन, इसके हिसाब से इसको स्टार्ट किया गया, लेकिन अभी तक इस पे प्रॉपर काम नहीं हो पाया है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन कौन से पढ़ लिया अपन ने, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम या फिर नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। सेकंड हमने पढ़ लिया है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम भी पढ़ लिया है। अब इसके बाद वो बात करें कंपोनेंट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ HIV ट्रांसमिशन, ठीक है, जिसमें अपन सेफ सेक्स जैसे कंडोम वगैरह प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं। सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी पेशेंट को आप क्या कर रहे हैं, पेशेंट को कर रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसको BT बोलते हैं, उसी टाइम पे आपको प्रॉपर वहां पे क्या ग्लव्स पहनने चाहिए, मेनली वो भी कितने, 2। उसके बाद फेस शील्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद बात करें माउथ मास्क होना चाहिए। ये सब चीजें हैं जिसके आधार पे अपन क्या कर सकते हैं, जब पेशेंट को अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो वहां से बच सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, वहां पे कोई भी कंटामिनेटेड आपको NSI नहीं होनी चाहिए, NSI से प्रिवेंट करना है, नीडल स्टिक इंजरी से। सेकंड बच्चे कंपोनेंट HIV टेस्टिंग एंड काउंसलिंग, इस यहाँ के लिए ICTC सेंटर खोले गए हैं जिसका नाम है इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, ठीक है ना। इस सेंटर की सहायता से लोगों को हमें डिटेक्ट करना है, उसके माध्यम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे ट्रीटमेंट सर्विसेज, यहाँ पे फ्री आपकी ART एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट की गई थी। उसके बाद सेकंड बात करें मैनेजमेंट ऑफ ऑपर्चुनिटिक इन्फेक्शन, ऑपर्चुनिटिक इन्फेक्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑपर्चुनिटिक इन्फेक्शन आपको कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं, बस सुन लेना ध्यान से। ऑपर्चुनिटिक इन्फेक्शन की जब भी बात आती है तो जिसको बोल सकता हूं HAI, क्या बोल सकते हैं, हॉस्पिटल, आगे बताता हूं, नीचे आगे नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं इसको। HAI सुन के जाना भाई, काम के हैं, ऑपर्चुनिटिक इन्फेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। एक मिनट, HAI इसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ये कौन कौन से हो सकते हैं, पहला मैं बात करूं, सबसे पहले जिसको मैं बोल सकता हूं जो हमारे E. coli से देखने को मिलता है, आप बताओ क्या नाम है उसका, ठीक है ना। 4 प्रकार के हैं, ठीक है भाई। पहला जिसको बोलूं UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सेकंड जिसको बोल सकता हूं SSI, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। थर्ड बोल सकता हूं ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, BSI। और लास्ट बच्चे वैप, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ये 4 प्रकार के मेनली आपको हॉस्पिटल में देखने को मिलते हैं, जिसको हमने HAI के अंदर काउंट किया है। उसके बाद बात करें टारगेटेड इंटरवेंशन की बात करता हूं, फोकस ऑन हाई रिस्क ग्रुप, जैसे कॉमर्शियल सेक्स वर्कर। हाँ भाई साहब, इनको आइडिया ही नहीं है, कितनी बार कहां कहां बात बन चुकी है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं MSM, मीन मैन हु हैव द सेक्स विद मैन। हाँ, ये जो आपके जिनको गे बोलते हैं, आदमी आदमी से प्यार करता हूं, वो वाली बातें हैं। नेक्स्ट बात करें IV ड्रग यूजर्स। IV ड्रग यूजर्स का मतलब है जैसे इन्होंने यूज कर लिया फिर मेरे को दे दिया, मैं इन्होंने यूज कर, जो आपके जो एक तरह से जो चर्सी टाइप जो लोग होते हैं ना, उनकी बातें कर रहे हैं, जो ड्रग्स यूज करते हैं, ड्रग अब्यूजर होते हैं ना, उनकी बातें कर रहा हूं। ग्रुप में 5-7 लोगों ने आपस में इंजेक्ट कर लिया सबक्यूटेनियस, तो कहीं आपको पता है, या फिर IV ले लिया तो पक्का हो सकता है, क्योंकि एक ही निडल से बार बार लोग प्रिक कर रहे हैं, तो वहां पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं बच्चे, इसके बाद है PPTCT, प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू
चाइल्ड ट्रांसमिशन, इसको मैं बोल सकता हूं वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं इसको, वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब है कि मदर टू बच्चे में आ जाना, मदर टू बेबी। यदि मां से बच्चे के अंदर आ गया है HIV, तो ये भी आपका मेन कंपोनेंट हो सकता है। HIV टेस्टिंग इन प्रेग्नेंट वुमेन बिल्कुल करते हैं। सेकंड है ART टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन टू बेबी। तो जितने भी पॉइंट है ना सारे पढ़ के जाना, क्योंकि बड़े खास रहने वाले हैं। नर्सिंग रोल क्या क्या भाई, नर्स के क्या रोल है, आपका खेल तो यहीं से स्टार्ट होता है। पहली मैं बात करता हूं प्रोवाइड प्री एंड पोस्ट टेस्टिंग काउंसलिंग। सेकंड बात करता हूं मेंटेन कॉन्फिडेंटली। थर्ड बात करता हूं एजुकेट अबाउट सेफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट बात करता हूं एडमिनिस्ट्रेट ART मॉनिटर एडहेंस। उसके बाद बात करता हूं प्रिवेंट स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। स्टिग्मा मतलब होता है ओवर क्राउडेड एरिया, ओवर क्राउडेड एरिया की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद केयर फॉर ऑपोजिटिक इन्फेक्शन। ये सारे के सारे पॉइंट हैं जो कि आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं, जहां से आपको फैल सकता है। ये सारे के सारे नर्सिंग के रोल हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और सुन लीजिए। मॉडल ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें अनप्रोटेक्टेड सेक्स कॉन्टैक्ट। सेकंड बात करें इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। थर्ड बात करता हूं निडल शेयरिंग। उसके बाद बात करता हूं मदर टू चाइल्ड। ये सारे के सारे हैं। बात करें रिस्क फैक्टर हैं, रिस्क फैक्टर भी बोल सकता हूं इनको, इनकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जितनी भी चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूं, सारी की सारी आपके लिए काम की है। और ध्यान से पढ़ना, क्योंकि भाई साहब मजा तभी आएगा जब अपने आप को इनके साथ जोड़ के चलने वाले हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करता हूं नॉट स्प्रेड बाई। अब जो लोगों में भ्रम फैला हुआ ना कि सर HIV कैसे कैसे हो सकता है, क्या हमें भी हो सकता है क्या, या फिर किसी के पास बैठने में हो सकता है, बिल्कुल नहीं। टचिंग से नहीं होता है, शेयरिंग फूड से भी नहीं होता, आप खाना खा सकते हैं। मॉस्किटो बाइट से भी नहीं होता है। होता किससे, जब आप कोई कांड करते हैं तभी देखने को मिलता है। मेनली जो कोज देखने को मिलता है जिसका नाम है अनप्रोटेक्टेड सेक्स मल्टीपल पार्टनर्स। सिंगल के साथ कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मल्टीपल की बात आती है तो वहां पे आपको बच के रहना है, ठीक है ना। जब 1000 रुपए का मकान ले सकते हो तुम लोग इस काम के लिए, तो यहाँ पे 50 रुपए का सामान नहीं ले सकते क्या, बिल्कुल ले सकते भाई। तो ध्यान रखना, जीवन में कहीं मौका लगे तो पॉलिथीन आपके साथ हमेशा होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना भाई, है ना। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करता हूं बच्चे, थर्ड है आपका इंडिकेशन सुन लेना, HIV प्रिवेलेंस रेट, ठीक है। प्रिविलेंस की बात करता हूं दो प्रकार के, जिसको बोल सकता हूं इंसिडेंस, इंसिडेंस। दूसरा आपका आता है प्रिविलेंस। इंसिडेंस का मतलब होता है हमेशा यहां पे ओल्ड प्लस न्यू केस देखने को मिलेंगे, और यहां पे हमेशा आपको नए केस, सॉरी ऐसे नहीं, इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू केस, न्यू केस। इसका मतलब है ओल्ड प्लस न्यू केस, दोनों के दोनों हमें देखने को मिलते हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, कहीं कहीं आपके काम में आने वाला है मामला है। नेक्स्ट बात करें ART कवरेज, थर्ड बात करें रिडक्शन एंड न्यू इन्फेक्शन, ठीक है। तो सारे पॉइंट एक बार ध्यान से पढ़ लेना। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, अब इसकी बात करें ये है क्या, तो इसको बोलते हैं अपन NVBDCP। इसकी बात आती है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ला, नेशनल प्रोग्राम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फोकस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीज। थर्ड बात करें इंटीग्रेट मल्टीपल अर्लियर प्रोग्राम इनटू द मेन रोल। अब अर्लियर प्रोग्राम की बात आती है कि अर्लियर प्रोग्राम का यहाँ क्या लेना देना है। सबसे पहले गोल की बात करता हूं, रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी ड्यू टू वेक्टर बोर्न डिजीज, जहां पे आपकी मृत्यु दर और दूसरी बात कर सकते हैं इलनेस दर, दोनों की दोनों हमें कम करनी है, इसी के लिए अपन इसको यूज करते हैं। कौन कौन सी डिजीज कवर करता है आपका ये,
तो बात करें मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, काला हजार, जापानीज एंसेफेलाइटिस, 6 प्रकार की जो आपकी ड्रग है, 6 प्रकार की जो आपकी डिजीज है, 6 टाइप डिजीज कवर, ठीक है ना। तो 6 टाइप की डिजीज कवर करने वाला है। इसके बाद और सुनने ना काम की बातें, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। पहला बच्चे अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, सेकंड बात करूं रिड्यूस डिजीज ट्रांसमिशन, थर्ड बात करूं प्रिवेंट आउटब्रेक, और लास्ट बात करूं स्ट्रेंथन सर्विलेंस। ये चारों के चारों इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस की, जहां पे ब्लड स्मेयर जो मलेरिया पैरासाइट के लिए यूज करते हैं, रैपिड डायग्नोस्टिक अपन आरडीटी टेस्ट में यूज करते हैं। सबसे पहले आपका 2005 में आया, बच्चे ध्यान रखना है वर्ड्स के, ठीक है ना। आरडीटी, आरडीटी कभी भी नॉट कंफर्मेटरी टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट कैसा है तो बोल सकते हैं इट इज ए स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है ना, कंफर्म नहीं बोल सकते। नेक्स्ट बात करें सीरोलॉजिकल टेस्ट, जिसे डेंगू और जापानीज एंसेफेलाइटिस में अपन करते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको बताया, भाई साहब ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट बात करें ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, डिजीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे एंटी मलेरियन ड्रग यूज करते हैं, एसीटी बोलते हैं इसको अपन, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें एंटी फाइलर ड्रग यूज करते हैं, जैसे डीईसी होता है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें सपोर्टिव केयर, जहां पे डेंगू चिकनगुनिया के लिए अपन केयर यूज करते हैं। तो डेंगू और चिकनगुनिया के लिए अपन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन साथ में अपन यहाँ पे सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि यहाँ पे जो बात करें वीकनेस काफी देखने को मिलती है। समझ गए क्या। अब यहां से एक बात सुनना कि सर डेंगू की एक वैक्सीन है जिसको बोल सकते हैं डेंगू वैक्सिया, डेंगू वैक्सिया, ये अपन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं, जब किसी आदमी को पहले से डेंगू हुआ है तभी इस वैक्सीन को यूज कर सकते हैं। समझ गए क्या, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला बच्चे वेक्टर कंट्रोल, इंडोर स्प्रे वगैरह यूज करके, उसके बाद लार्वियल मेजर्स वगैरह यूज करके, लास्ट बात करें फॉगिंग्स वगैरह, ये सारे के सारे अपन कंट्रोल मेजर्स यूज करते हैं। सेकंड बात करें पर्सनल प्रोटेक्शन, मॉस्किटो नेट वगैरह, रेप्लिएंट वगैरह, फुल स्लीव्स क्लॉथिंग वगैरह, तो ये खुद को करना होगा भाई, है ना। ये सब चीजें हमारे लिए खुद के लिए ही रहने वाली हैं। थर्ड बात करें इन्वायरमेंटल कंट्रोल में रिमूव स्टिग्नेंट वाटर, जो जहां पे पानी जमा हुआ है हमें उसको रिमूव करना है, पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, प्रॉपर ड्रेनेज वगैरह। और थर्ड बात करें क्लीन सराउंडिंग्स एरिया, ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और इन पॉइंट के आधार पे अपन काम करने वाले हैं। कैसे अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं, किसको, नेशनल वेक्टर डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत, ठीक है ना। जो हमारी 6 डिजीज है उनकी बातें कर रहा हूं। सर्विलेंस की बात करें, एक्टिव एंड पैसिव केस डिटेक्शन देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है ना। सेकेंड बात करें रिपोर्टिंग ऑफ केस, और थर्ड बात करें आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद नेशनल स्ट्रेटजी की बात करें, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे एमडीए फ्रॉम फाइलेरिया के लिए यूज करते हैं। सेकेंड बात करें अर्ली डायग्नोसिस एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट। थर्ड बात करें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ये तीनों जो पॉइंट है, तीनों जो मैंने आपको बात बताई है, ये सारी की सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके बाद जो सिम्टम की बात करता हूं, जनरल सिम्टम फीवर विद चिल्स मलेरिया में देखने को मिलता है, हाई फीवर प्लस रैशेस डेंगू में देखने को मिलता है, जॉइंट पेन चिकनगुनिया में देखने को मिलता है, स्वेलिंग आपकी फाइलेरिया के अंदर देखने को मिलती है। यहां पे हमारा क्या हो जाता है, लिम्फ नोड आपके स्वेलिंग हो जाते हैं, ठीक है ना। जॉइंट पेन हमें चिकनगुनिया में देखने को मिलता है, बहुत सीवियर भाई साहब, जीन निकल जाता है, बिल्कुल बहुत खतरनाक वाला। हाई फीवर प्लस रैशेस डेंगू में देखने को मिलते हैं, और फीवर विद चिल्स आपका मलेरिया में देखने को मिलता है। ये इनके क्लिनिकल फीचर्स हैं। कैसे हैं,
क्लिनिकल फीचर्स रहने वाले हैं, जिसको अपन ने स्पेशल फीचर्स बोल सकते हैं। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करता हूं कंट्रोल मेजर्स की। मॉस्किटो कंट्रोल, यूज ऑफ बेड नेट्स और फॉगिंग, ये सब चीजें मैंने बता दी आपको। नेक्स्ट है बच्चे नेशनल लेप्रोसी एजुकेशन प्रोग्राम। अभी नेशनल वेक्टर जो आपका प्रोग्राम है जो अपन लेप्रोसी के लिए यूज करते हैं, इसकी बात करें लॉन्च कब हुआ, 1983 में। नेक्स्ट बात करें अर्लियर नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, इसको बोला गया कब, 1950 में, लेकिन इसका नया नाम रखा गया कब, 1983 में, जिसका नाम है नेशनल लेप्रोसी एजुकेशन प्रोग्राम। एजुकेशन का मतलब होता है हमें वहां से हटाना है। लेप्रोसी के 2-3 नाम बच्चे, इसको कुष्ठ रोग भी बोलते हैं, सोशल स्टिग्मा भी बोलते हैं, ठीक है ना, लेप्रोसी बोलते हैं, कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। सारे के सारे इसी के टाइप रहने वाले हैं, एक ही के 4 प्रकार रहने वाले हैं। उसके बाद गोल क्या है, एलिमिनेट लेप्रोसी एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। हमारे भारत देश से इसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। और यह प्रोग्राम 1983 में सबसे पहले स्टार्ट किया गया। पॉपुलेशन बात करें, अचीव नेशनल इन 2005 में इन्होंने क्या कर लिया है, यहाँ पे अचीव कर लिया है। और एक्टिविटीज के हिसाब से बात करें, एक्टिव केस नहीं देखने को मिल रहे हैं। लेप्रोसी के प्रीवियस केस जरूर है, लेकिन एक्टिव केस बिल्कुल भी नहीं है, अभी तक फैल नहीं रहा। नेक्स्ट बात करें, एमडीटी यूज करते हैं। मल्टी ड्रग थेरेपी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अपन यूज करते हैं बच्चे कंबाइंड ड्रग यूज करते हैं, कंबाइंड आपकी मेडिसिन यूज की जाती है। सेकंड बात करें, अर्ली डिटेक्शन आपका पार्ट किसका है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का रहने वाला है, भी ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेज। सेकंड बात करें, कंप्लीट ट्रीटमेंट विद एमडीटी। थर्ड बात करता हूं, प्रिवेंट डिसेबिलिटी एंड डिफॉर्मिटी। उसके बाद बात करता हूं, रिड्यूस स्टिग्मा एंड द डिस्क्रिमिनेशन। और लास्ट बात करें, कम्युनिटी अवेयरनेस एंड द बात करें पार्टिसिपेशन। ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं, जो कहीं के अपने लेप्रोसी से इसको भगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, पॉजिटिव एजेंट क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई है, मैंने आपको बताया था, इसीलिए अपन यहाँ पे बीसीजी वैक्सीन यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका 20% आपका यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलता है, बेनिफिशियरी रहता है किसके अंदर, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के अंदर। ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मेनली थ्रू द प्रोलॉन्ग क्लोज कॉन्टेक्ट। लंबे टाइम तक आप किसी के साथ चिपके हुए हैं तो देखने को मिल सकता है, पहले से कोई लेप्रोसी का पेशेंट है तो। स्प्रेड वायर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नोज और माउथ, यहां से आपको मेनली स्प्रेड रूट है, इसके थ्रू आपको फैल सकता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ रेडिश स्किन पैचेज, पूरी बॉडी पे से आपको पिगमेंट देखने को मिलेंगे, मतलब चकचे चकचे से देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें, लैक ऑफ सेंसेशन, यहाँ पे आपकी जो सुनने की आपको जो फील कर रहे हैं वो बिल्कुल कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चे पिगमेंटेशन क्या हो चुके हैं, ज्यादा हो चुके हैं, आपकी जो हाइपो कम हो चुके हैं। उसके बाद ठीक है, पेरिफेरल नर्व्स, जो आपकी पेरिफेरल नर्व जितनी भी है वो मोटी हो जाएंगी। उसके बाद है मसल्स वीकनेस, डिफॉर्मिटीज, क्लो हैंड फुट ड्रॉप देखने को मिलता है। क्लो हैंड का मतलब है आपका हाथ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, ये आगे की फिंगर है ये बिल्कुल ऐसे टाइट हो जाएंगे, ठीक है ना, आगे से। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। पहला है जिसको बोल सकता हूं कि अपन कैसे इसको यूज कर सकते हैं, पहला है पैक्यूलिबेलरी पीबी बोलते हैं इसको। सेकंड इसको बोल सकते हैं मल्टी बैकेलरी। पहले का नाम क्या है, पैक्सी बैसिलरी, दूसरे का नाम है मल्टी बैसिलरी। पैक्सी बैसिलरी का मतलब है 1 to 5 स्किन लीजन देखने को मिल सकते हैं। इस MM की बात कर रहा हूं मैं, इसको लेस बैक्टीरिया बोल जाता है। लेकिन जहां पे मल्टी बैसिलरी का नाम आता है वहां पे 1.5 लीजन देखने को मिल सकता है, मतलब 1.5 से ज्यादा MM आपका लीजन्स देखने को मिल सकता है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें, मोर इन्फेक्शियस होता है, बिल्कुल होता है। ट्रीटमेंट की बात करें, यहाँ पे एमडीटी यूज करते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फ्री किया गया है, किसके तहत, नेशनल लेप्रोसी एजुकेशन प्रोग्राम के तहत, जिसमें अपन बात करें पहली फेज के अंदर अपन रिफार्मसिन प्लस डेप्सोन 6 महीने के लिए यूज करते हैं। ओके, और दूसरी बात करें जो मल्टी बेसिलिस में रिफार्मसिन प्लस क्लोफेमाजिमाइन एंड डेप्सोन तीनों हमारी 1 साल के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो पहले वाला कैसा है, लेस ट्रांसमिशन रहने वाला है, ट्रांसमिटेड की बात करूं मैं, ठीक है ना। और सेकंड वाला कैसा है,
मोर इन्फेक्टेड है, मोर इन्फेक्टेड है, इसलिए इसमें द मेडिसिन का जो ड्यूरेशन वो ज़्यादा रखा गया है। लास्ट बात करें, ड्रग आर सप्लाई टू द ब्लिस्टर पैक द गवर्नमेंट ऑफ फैसिलिटीज, हमारे भारत सरकार के द्वारा बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट दिया गया है। तो आज की क्लास में हमने ये प्रोग्राम पे बात करी थी कि प्रोग्राम जो हमारे एनएचएम के थ्रू जितने भी हमारे नेशनल प्रोग्राम है उसमें से 3-4 प्रोग्राम हमने डिस्कस कर लिए थे। इसका पार्ट सेकंड रहेगा जिसमें और काफ़ी प्रोग्राम बचे हुए हैं, उससे बात करेंगे। और ऐसे लगातार बने, अपने आप को जोड़ के रखिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।